फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, और फ़र्क होता है किस्मत और हाथों की लकीर में। और कभी हार भी जाओ मेरे दोस्त तो मायूस मत होना, क्योंकि क्या पता खुदा ने इससे अच्छी जीत लिखी हो तेरी तकदीर में। हेलो दोस्तों, मैं बिहारी सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैनप्री करियर पॉइंट पर। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। खुश रहिएगा और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह दिवाली आपके जीवन में बहुत सारी ढेरों सारी खुशियां लेकर आए। चलिए मेरे बच्चे स्टार्ट करता हूं इस आज की वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक अम्ल। जी हाँ, आज 12th क्लास की केमिस्ट्री में, है ना, ऑर्गेनाइक केमिस्ट्री में आपकी एक यूनिट है जिसका नाम है जैव अणु, है ना। और उसका एक चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल। तो हम लोग आज न्यूक्लिक अम्ल का खात्मा करने वाले हैं। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है हमारा कि आज के बाद न्यूक्लिक अम्ल से अगर कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है तो आप उसका जवाब बिल्कुल बेफिक्र होकर देंगे, क्योंकि आपको वो चीज़ अच्छे से पता होगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों का और सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है बेटा? न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, चलिए न्यूक्लिक अम्ल बोल दें या फिर हम लोग बोल दें डीएनए तथा आरएनए, क्योंकि ये डीएनए तथा आरएनए जो है ये हमारा न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत ही आता है। तो अगर हम लोग न्यूक्लिक अम्ल पढ़ते हैं तो इसमें डीएनए आरएनए, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए, डीएनए की 2 कुंडलीय संरचना लिखिए। ये सभी प्रश्न जो आपके बनते हैं एग्जाम में वो सभी आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं और अब लोग टॉपिक डालेंगे न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। चलिए मेरे बेटा देखते हैं सर न्यूक्लिक अम्ल को, है ना। बहुत सिंपल सा, देखो ग्राफ के माध्यम से हम लोग आज न्यूक्लिक अम्ल को ख़त्म करेंगे। और अगर आपको थ्योरिकल इसकी चाहिए है, थ्योरिकल पीडीएफ चाहिए, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर होगा, आप लोग उस पर मैसेज कीजिए और आपको बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल की, है ना, तो ये देखो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन भी होता है इसमें। ठीक है, तो बोल सकते हो क्या हम लोग? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फास्फोरस युक्त कौन सी यौगिक होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, समझे मेरे बेटा? ध्यान से फिर से समझिए, बहुत नॉर्मल सी है, बिल्कुल आराम से समझो अपने तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? देखो, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, चलिए आपका यहां पर क्लियर हुआ। अगर हम बात करते हैं, देखो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था मीसर। क्या नाम था इनका? मीसर नाम था। इन्होंने क्या किया? देखो कोशिका लिया, है ना, और कोशिका के केंद्र से, है ना, कोशिका के केंद्र से एक कार्बनिक यौगिक खोजा। समझे? क्या किया इन्होंने कोशिका के केंद्र से, किसके केंद्र से भैया मेरे? कोशिका के केंद्र से। ठीक है मेरे बच्चा, क्या बताया मैंने? कोशिका के केंद्र से। अब भाई इन्होंने कोशिका के केंद्र से, है ना, एक यौगिक खोजा। वो यौगिक कैसा था भैया? वो था आपका कार्बनिक यौगिक। समझे? क्या था? कार्बनिक यौगिक। अब जब इन्होंने कोशिका के केंद्र से जो कार्बनिक यौगिक खोजा, है ना, अब ये कोशिका के केंद्र था, इसलिए इसका नाम इन्होंने दे दिया न्यूक्लियन। क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियन। और बाद में अध्ययन किया तो पता चला ये न्यूक्लिक जो अम्ल है ये प्रोटीन अम्ल होते हैं। क्या इन्होंने अध्ययन किया तो पता चला कि जो आपका जो यौगिक प्राप्त हुआ, जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ, वो तो था कोशिका के केंद्र में। अब ये कोशिका के केंद्र में मिला, इसलिए इसका नाम न्यूक्लियन था। समझे? बाद में जब अध्ययन किया तो उन्होंने कहा कि ये प्रोटीन अम्ल होते हैं। समझे?
क्या बोला, ये प्रोटीन अम्ल होते हैं और बाद में इस न्यूक्लियन का नाम क्या दिया गया, न्यूक्लिक अम्ल। देखो मजा आया ना, बिल्कुल सिंपल है। देखो मैंने कहाँ से जोड़ा और कहाँ इसका एंड कर दिया, बिल्कुल सिंपल है। न्यूक्लिक अम्ल आपके सामने रूबरू आपके सामने रखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, देखो मेरे बच्चे ध्यान से समझो, कुछ नहीं है इसमें, आपको तत्व देखने हैं। क्या क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, ये सभी संयुक्त होकर, ठीक है, एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं मेरे बच्चे, कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब इसी बीच एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था मीसर। क्या नाम हुआ, मीसर। मीसर ने क्या किया, कोशिका, और कोशिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर में असंख्यक पाई जाती हैं, उसके केंद्र से एक यौगिक खोज लिया। कौन सा यौगिक था वो, कार्बनिक यौगिक। अब इन्होंने खोजा था वो यौगिक कौन सा था, कार्बनिक यौगिक। अब ये कार्बनिक यौगिक कोशिका के केंद्र से खोजा गया, इसलिए इसका नाम क्या दिया उन्होंने, न्यूक्लियन दिया। बाद में जब अध्ययन किया तो पता चला कि भैया जो न्यूक्लियन है ये तो प्रोटीन अम्ल है। जब प्रोटीन अम्ल निकला तो इसका नाम क्या कर दिया, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और न्यूक्लिक अम्ल में ही आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं डीएनए और तथा आरएनए। क्या है, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। चलिए हमने देखो ग्राफ के माध्यम से पूरा समझ रखा है और अब लोग शुरुआत करेंगे हम लोग किसकी, डीएनए तथा आरएनए की। बिल्कुल ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, डीएनए तथा आरएनए से जो भी प्रश्न आएंगे ना बिल्कुल ऐसे सॉल्व होंगे, समझे। बहुत से थ्योरी लिखा देंगे कि भैया लिख लीजिए, याद कर लीजिए। केमिस्ट्री में है डीएनए आरएनए, ये बायो का चैप्टर होता है, इसलिए केमिस्ट्री में कोई पढ़ाता नहीं। भैया चैप्टर में है तो पढ़ानी नहीं पड़ेगा क्या, बहुत सिंपल सा है। और एकदम देखो ना आपको थ्योरी लिखनी है ना आपको कुछ नहीं लिखना है, लिखने के लिए हेल्प के लिए हम लोग थ्योरी लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग कोचिंग पढ़ते हैं तो मेरे भैया हम लोग किसके लिए जाते हैं, टीचर के पास, उस चीज़ को समझने के लिए। तो उन बच्चे चीज़ को समझो, आपको समझ में आ गया ना, अब इनको संयुक्त करके आप चाहो जितनी बड़ी परिभाषा बनाओ, इसमें कोई खेद नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि आप वही चीज़ लिख रहे हैं जो आपने समझ रखी है। न्यूक्लिक अम्ल हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, फास्फोरस युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम हुआ मीसर। मीसर ने कोशिका के केंद्र से एक कार्बनिक यौगिक खोजा, इस कार्बनिक यौगिक का नाम न्यूक्लियन दिया। बाद में अध्ययन किया तो पता चला ये प्रोटीन अम्ल होते हैं, फिर इनका नाम क्या दे दिया, न्यूक्लिक अम्ल। अब जब न्यूक्लिक अम्ल था, और यही आपके दो प्रकार का होता है, डीएनए तथा आरएनए। ठीक है, चलिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक है ना हम लोग इससे थोड़ा वेट करते हैं। चलिएगा बच्चे, हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब भैया जो न्यूक्लिक अम्ल है ये हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल जो है ये हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, है ना। एक होगा देखो डीएनए, समझे, और एक होगा आरएनए। ठीक, चलो मेरे भैया देखो ध्यान से, डीएनए तथा आरएनए फुल फॉर्म जानना चाहोगे तो देखो, डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर हम लोग आरएनए की बात करें तो ये होता है राइबोज, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। क्या होगा मेरे बच्चे, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो दो प्रकार का होता है, डीएनए तथा आरएनए। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, डीएनए जो है ये हमारा दो तरीके से डिवाइडेशन है। ठीक है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक जो होता है मेरा फास्फोरस। ठीक है, देखो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरस दो भागों में बांटा गया हमारा क्या, डीएनए। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है ना,
ये भी आपका दो भागों में डिवाइडेशन है। एक होगा शर्करा जिसे हम लोग शुगर कह देते हैं, क्या कहते हैं, शुगर। और एक होता है हमारा नाइट्रोजन आधार, नाइट्रोजन आधार। क्या होता है, एक होगा हमारा नाइट्रोजन आधार और एक होगा हमारा शर्करा। नाइट्रोजन आधार यानी कि नाइट्रोजन बेस, समझे। देखो अगर हम लोग डीएनए की बात करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, कौन सा शुगर होता है, तो मेरे बच्चे आपका जवाब होना चाहिए डाइऑक्सी, डाइऑक्सी शुगर, समझे। देखो डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, डाइऑक्सी शुगर, डाइऑक्सी शर्करा इसमें होती है, किसमें, डीएनए में। अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन आधार, नाइट्रोजन आधार पर है ना जो क्षार हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और क्षारों को 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, जिसे हम लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। एक होता है हमारा प्यूरीन, एक होगा हमारा पायरोडिनीन, क्या होगा, पायरोडिनीन। अब प्यूरीन जो होता है इसमें आपकी 2 क्षारक होती हैं, एक का नाम होगा एडिनिन, एक का नाम होगा ग्वानिन। कौन सी, ग्वानिन और एडिनिन। जो आपकी प्यूरीन होती है इसमें 2 क्षार होती हैं, एडिनिन और दूसरी ग्वानिन। अगर हम लोग बात करते हैं पायरोडिनिन की तो इसमें 2 क्षार होती हैं, एक का नाम होगा साइटोसिन और दूसरे का नाम होगा थाइमीन, समझे। देखो एडिनिन का जो है इसका आप बताएंगे ये होता है हमारा ए, इससे हम लोग किससे देंगे, ए से, यानी कि जहाँ ए लिखा हो तो आप लोग जानेंगे उससे क्या, एडेनिन। और ग्वानिन जो होगा मेरा वो होगा जी, साइटोसिन जो हमारा होगा वो होगा सी, और अगर थाइनिन की बात करते हैं तो ये हमारा होगा क्या, टी, समझे। देखो ये हमारे क्षार होते हैं 4। आपसे पूछी जाएगी कि डीएनए में कितनी क्षारक होती हैं तो आप 4 बताएंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइनिन, समझे। थाइमीन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है, एकदम याद हो गई होंगे। 4 क्षार हैं, फिर से बोलिएगा, एडेनिन, ग्वानिन है ना, साइटोसिन और थाइमीन। अगर हम लोग बात करते हैं, देखो ये जो दोनों आपस में जुड़े होते हैं उनको हम लोग बाबू कहते हैं हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध, यानी कि ये दोनों हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अगर हम बात करते हैं ए यानी कि एडेनिन है ना, और हम लोग बात करते हैं थाइनिन, तो एडेनिन और थाइनिन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, ये याद रखना हमेशा। अभी हम 2 कुंडली संरचना बनाएंगे है ना, तो उसमें हम लोग बताएंगे, उसमें हम लोग जानेंगे अच्छे से। तो देखो एडेनिन और थाइमीन इनके मध्य डबल हाइड्रोजन बंध होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं किसके, देखो ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य ट्रिपल हाइड्रोजन बंध होते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखने हैं ना अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो फिर से जान लीजिए, न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार से होता है, डीएनए तथा आरएनए। डीएनए हमारा डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये हमारा 2 भागों से डिवाइडेशन किया गया है, एक है हमारा न्यूक्लियोसाइड और दूसरा है हमारा फास्फोरस, है ना। और अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड, इसे भी 2 प्रकार से है ना डिवाइडेशन किया गया है, एक है हमारी शर्करा और दूसरा हमारा है नाइट्रोजन बेसिस, समझे, यानी कि नाइट्रोजन बेस। अगर हम लोग बात करते हैं शर्करा की तो इसमें डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है, ठीक है। कौन सी शर्करा, डीऑक्सी शर्करा। अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन बेसिस के आधार पर इसमें 4 क्षारक होते हैं, कितने, 4 क्षार होते हैं, और क्षारों में क्षार को 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, प्यूरीन और पायरोडिनिन, समझे। प्यूरीन में हमारी 2 क्षार होंगी, एक होगी हमारी एडेनिन और होगी हमारी ग्वानिन। और अगर हम लोग बात करते हैं पायरोडिनिन की तो इसमें एक होगी साइटोसिन और एक होगी थाइमीन, समझे। ये था हमारा क्या, पूरा डीएनए। अब बताइए डीएनए की अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो क्या है, बिल्कुल
छोटी सी चीज है कि डीएनए को 2 भागों में विभाजित किया गया है ना। एक भाग को न्यूक्लियोसाइड तथा एक भाग को फास्फोरस अम्ल कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में शर्करा डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है तथा नाइट्रोजन बेस के आधार पर इसमें 4 ठीक है क्षार पाई जाती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। समझे, जिसमें एडेनिन और थायमिन के मध्य है ना डबल हाइड्रोजन बंध होता है तथा ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य ट्रिपल हाइड्रोजन बंध होता है। बिल्कुल इसी तरीके से इसे आसान तरीके से इसको भी हम लोग सीखेंगे। समझे, चलिए ये पूरा आपका ग्राफ बिल्कुल अच्छे से है, पूरा आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ध्यानपूर्वक सुन भी रहे होंगे और इसे समझ भी रहे होंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एग्जाम अगर हम लोग पीछे देखते हैं, किसी भी ईयर का एग्जाम हम लोग देखते हैं, तो डीएनए तथा आरएनए से निश्चित ही एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो ध्यानपूर्वक इस चीज को सुनिएगा आप लोग। ठीक है, डीएनए में अगर आपको शर्करा पूछी जाए तो नाम होगा उसका डीऑक्सी शुगर यानी डीऑक्सी शर्करा। नाइट्रोजन बेस के आधार पर इसमें 4 क्षार होती हैं, पहली होगी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। समझे, अब देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अगर हम लोग आरएनए की बात करते हैं, आरएनए की ध्यानपूर्वक सुनना, आरएनए की जब हम लोग बात करते हैं तो डीएनए के समान, डीएनए के समान क्षार होती हैं, क्षार होते हैं, लेकिन आपकी जो थायमिन होती है ना, थायमिन इसके स्थान पर यूरेसिल यानी कि यू होता है। समझे, देखो अगर हम लोग आरएनए की बात करते हैं तो इसमें भी 4 क्षार होती हैं, लेकिन क्या होता है, देखो जो आपका थायमिन लिखा हुआ ना, इसके स्थान पर इसमें क्या होगा, यूरेसिल होता है ना। अगर आपको डीएनए से आरएनए प्राप्त करना है ना, तो हम लोग उसमें क्या कर देंगे, थायमिन के स्थान पर क्या जोड़ देंगे, हम लोग यूरेसिल जोड़ देंगे। ठीक है, आपका बन जाएगा क्या, डीएनए से आरएनए। और अभी हम बताएंगे कि डीएनए से आरएनए बनाते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो आरएनए जो है ये हमारी 3 प्रकार की होती है। आरएनए जो है हमारी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक होगी देखो हमारी mRNA, समझे, एक जो होगी हमारी tRNA, ठीक है, tRNA, और एक होगी हमारी rRNA, समझे, एक होगी हमारी क्या, rRNA। यानी कि आपकी जो RNA है ये 3 प्रकार की होती है, mRNA, tRNA, rRNA। समझे, अब देखो जो आपकी mRNA है इसे हम लोग कहते हैं संदेश वाहक। संदेश वाहक, ठीक है, क्या कहेंगे इसे, संदेश वाहक। और अगर हम लोग tRNA की बात करते हैं तो ये होता हमारा परिवहन। समझे, और tRNA क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण। समझे, क्या करती है, प्रोटीन का निर्माण। ये बात आपके समझ में आई। ठीक है, अब देखो जो आरएनए है, ठीक है, ये प्रोटीन का संश्लेषण भी करती है, प्रोटीन का निर्माण। समझे, प्रोटीन का निर्माण कौन करती है, हमारी आरएनए। कोई प्रॉब्लम इसमें है तो आप लोग बता दीजिए कि सर मुझको ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझको ये समझ में ना आई हो। ठीक है, या आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर मुझको ये टॉपिक बता दीजिए, मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल ऐसी ग्राफ के माध्यम से हर टॉपिक को मैं आसान बना दूंगा आपके सामने, बिल्कुल आपके स्क्रीन पर। ठीक है, चलिएगा ध्यान दीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें जो शर्करा होती है, समझे, इसमें जो शर्करा होगी, अब अगर बात करते हैं देखो इसमें डीएनए की, तो आप लोग बता ही देंगे भैया इसमें डीऑक्सी शर्करा होती है। अगर हम लोग बात करते हैं आरएनए में, तो आरएनए में जो शर्करा होती है उसका नाम होता है राइबोज
राइबोज शर्करा, समझे, यानी कि राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, ठीक है। देखो, और यही आपका इसमें अंतर हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या होता है, नॉर्मल सी चीज है, आप लोग बता ही देंगे। क्या बता देंगे, देखो कि इसमें डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाएगी, राइबोज शर्करा पाई जाती है। अंतर हो गया। इसमें 4 क्षार, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन पाई जाती है, तथा आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है, समझे। और आगे देखो कि इसमें देखो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, अर्थात प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, और आरएनए में प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। यही इन दोनों का क्या होता है, अंतर होता है। बहुत नॉर्मल सी चीज है। आप लोग बिल्कुल ग्राफ के माध्यम से पूरा आपका न्यूक्लिक अम्ल यहाँ पे फिनिश हो गया है। आप एक बार में ग्राफ देखिएगा और पूरा इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन इस ग्राफ से आपके सॉल्व हो जाएंगे। किससे संबंधित, न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा है ना व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग उस पर मैसेज करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री में इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आपसे देखो एक रिक्वेस्ट है, समझे, कि आप चैनल को जितना शेयर कर सकें, है ना, वीडियो को जितना से जितना आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर सकें तो आपका बहुत धन्यवाद। सभी को पता है कि मैं आपका केमिस्ट्री टीचर हूं और ऑफलाइन क्लासें केमिस्ट्री की हमारी बहुत ही अच्छे से चल रही हैं, और अब हम शुरुआत करना चाहते हैं ऑनलाइन तरीके से, क्योंकि हर बच्चा हमसे नहीं जुड़ पा रहा है, और जो बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं उनको घर ही केमिस्ट्री का मज़ा मिलेगा। किसके द्वारा, यूट्यूब वीडियो के द्वारा, ठीक है। तो चलिए, हमारे जो हैं वो यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको यह चैनल शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए बहुत धन्यवाद। क्यों, क्योंकि हमने अभी इसमें क्या जाना है, न्यूक्लिक अम्ल, और हमने आपको बताया था कि आज की वीडियो में हम खाली क्या जानेंगे, न्यूक्लिक अम्ल जानेंगे। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी, डीएनए के द्विकुंडलित संरचना की, ठीक है।